केजरीवाल को लेकर कुछ ज्यादा प्यार करते हैं आप? आपके मन में उनके लिए कुछ ज्यादा नहीं, प्यार वो है? भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं उनको प्यार करता हूँ। मतलब आप देखो, पंजाब के जिन इलाकों में सुहाना मैं आज तक जिंदगी में नहीं गया, रिकॉर्ड देख ले मेरे। मैं मलेरकोटला आज तक जिंदगी में नहीं गया, वहाँ मेरे नाम के पोस्टर लग रहे हैं, पुलिस कंप्लेन कर रही है, कंप्लेन करने वाला है, लेकिन पुलिस को देखते ही सारे के सारे लोग भाग जाते, एक कैसे भी लग जाते हैं आपके नाम के पोस्टर्स? ये तो अरविंद केजरीवाल बताएंगे ना। वही तो मैंने कहा कि जितना प्यार मैं उनको करता हूँ उतना प्यार वो मुझे भी करते हैं। आपकी कंट्रोवर्सीज जो है वो एक के बाद एक बढ़ती हुई जा रही है। क्या कोई आपको बाद में कोई किताब लिखनी है? नहीं, किताब खुद लिखो तो क्या फायदा, दूसरों को आप पे लिखनी चाहिए। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ, प्रशांत भूषण हमने के पाँच साथ छः जब आप बारी मिले तो फिर वहाँ पर हमने आप हाथापाई 5-6 करते? बारी इस तरीके के प्रोटेस्ट किए। जब हमें लगा कि हम प्रोटेस्ट करते हैं हमारे पे एफआईआर हो जाती है, हम प्रोटेस्ट करते हैं हम पे एफआईआर हो जाती है। मतलब केजरीवाल ने कहा कि अगर एमसीडी का जो पिछला चुनाव था कि अगर हम एमसीडी में ना जीते तो ईंट से ईंट बजा देंगे, आपको ध्यान होगा। तो मैंने उनको फिर जब हमारा रिजल्ट आया हम जीते, मैंने 2 ईंटें भेज दी उनको। मैंने कहा आप ईंट से ईंट बजाओ। बोला अरविंद केजरीवाल तो हमें ऐसे कहते हैं, यार ये पोस्टर लगा लो तुम। पोस्टर लगाना हमारे लिए गर्व की बात है। अगर आज मेरे नेता मुझे फ़ोन करके बोलेंगे कि भैया ये बीजेपी का पोस्टर है, तुमने दिल्ली में लगाना, मैं जाकर लगाऊंगा। वो कहेंगे दरी जाके बिछाओ, मैं बिछाऊंगा। आज से करीब 2 महीने पहले जिस एक शख्स के पीछे दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की पुलिस थी, वो शख्स आज हमारे यानी कि दिल्ली तक के साथ मौजूद है। उनका नाम है तेजिंदर पाल सिंह बग्गा। अक्सर कंट्रोवर्सीज में रहने वाले बग्गा आज खुलकर दिल्ली तक पर बताएंगे कि उस दिन क्या हुआ 6 मई को और उसके पीछे की असली वजह क्या है, सच क्या है जो उन्होंने देखा, और साथ ही साथ कुछ और पहलुओं पर भी वो बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली तक पर तेजिंदर पाल सिंह बग्गा आपका। थैंक यू सो और मच। दिल्ली तक के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सबसे पहले तो क्योंकि जिस तरह से हमने शुरुआत की है कि 2 महीने पहले, आपको याद होगा 6 मई का वो दिन था। शुरुआत में जब सुबह खबर आई तो ये खबर आई थी कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया आपके घर से। और उसके बाद फिर जब जैसे जैसे खबर बढ़ती गई तो उसके बाद ये जानकारी मिली कि आपके परिवार ने ये आरोप लगाया है कि पंजाब पुलिस ने आपको अगवा कर लिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस शिकायत दर्ज करती है और आपको ढूंढने निकलती है। फिर हरियाणा पुलिस आपको रोकती है कुरुक्षेत्र में। क्या कुछ रहा वो पूरा इंसिडेंट? देखिए, ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल, जो कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के ऊपर थी। और इस देश के इतिहास में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो नरसंहार हुआ होगा वो कश्मीरी पंडितों का हुआ है आज़ादी के बाद। एक ही समुदाय के 5 लाख से ज़्यादा लोग अपने ही घर से निकाल दिए गए और अपने ही देश में रिफ्यूजी बन गए। उनके नरसंहार के ऊपर 30 साल बाद पहली बार कोई स्टोरी आई। और दिल्ली के मुख्यमंत्री, देश के कई मुख्यमंत्रियों ने उसको टैक्स फ्री किया। भारतीय जनता पार्टी ने उनसे मांग की, वो नहीं करना चाहते थे कि उनके ऊपर है, उनका अधिकार है। लेकिन ये कहना हंसते हुए कि ये नरसंहार झूठा है, कश्मीरी पंडितों की जो फिल्म है ये झूठी है, ऐसे को भास उन्होंने उड़ाया। उसके ऊपर हमने जो प्रोटेस्ट किया, मैंने उनको कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हमारी जो युवा मोर्चा की टीम है वो उनको जीने नहीं देगी और तब तक प्रदर्शन जारी रखेगी जब तक अरविंद केजरीवाल इस बयान के लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे। अब मेरा आगे का बयान और पीछे का बयान काट दिया गया और सिर्फ एक पंक्ति, युवा मोर्चा केजरीवाल को जीने नहीं देगा, इसको पहले सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। फिर उसके बिहाफ पे केजरीवाल जी ने वहाँ पे 1 अप्रैल को एफआईआर कराई। उसके बाद पंजाब पुलिस यहाँ अरेस्ट करने आई। पंजाब पुलिस को कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप इस तरीके से अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद फिर इन्होंने जब 5 नोटिस दिए, मैंने पाँचों के पाँचों नोटिस का बाकायदा जवाब दिया, रिटर्न में दिया, ईमेल के द्वारा दिया, मेरे वकील ने जाके वहाँ दिया। तो तीनों जो रास्ते थे उसके जरिए दिए। और उसके बाद ये अचानक जब एक बारी जज साहब नहीं आए तो इनको मौका मिलकर अगले दिन इन्होंने आके मुझे इलीगली अरेस्ट कह सकते हैं, इलीगली अरेस्ट किया या किडनैप किया, वो सब आप देश ने देखा उसका। ठीक है, लेकिन जिस बात को लेकर आप आहत थे, और सबसे बड़ी बात मैं एक चीज़ साथ में ऐड करना चाहता हूँ कि आप अरेस्ट भी करते हैं किसी को, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग जाते हैं। आपने देखा होगा उन वीडियोस के अंदर 8-10 गाड़ियाँ मेरे उस सीसीटीवी के फुटेज में 8-10 गाड़ियाँ आई, स्टेन गन लेके सिविल वर्दी के अंदर घर मेरे लोग घुस रहे हैं। मतलब जिस तरीके तो से उस वक्त कुछ लग रहा था कि नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसा है जैसे मुझे नोटिस देने पंजाब पुलिस के 2-3 अधिकारी पहले आया करते थे, वैसे ही आते थे।
तो वो दिल्ली पुलिस के एक जवान को साथ में, पहले क्योंकि एक नियम है कि दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, वहाँ से एक दिल्ली पुलिस का जवान साथ में आता है, तो वो आते थे। इस बार उन्होंने क्या किया, पंजाब पुलिस का एक अधिकारी एक साथ सिविल वर्दी के एक व्यक्ति के साथ अंदर आया, वो हिंदी में बात कर रहा था और वो ये बता रहा था कि मैं दिल्ली पुलिस से हूँ। तो उन्होंने कहा कि नोटिस देने आए, हम आपस में बात करें। मैंने एक वीडियो रिलीज़ भी किया है, उसमें मैंने पूछा ये कौन से नंबर का नोटिस है, तो कह रहे 6वां है, 7वां 8वां आएगा, चलो आप आ जाना जब मर्जी, आपके वकील तो आ ही रहे हैं। ये वो पुलिस अधिकारी कह रहे हैं, वो वीडियो मैंने फुटेज रिलीज़ किया है, CCTV फुटेज। उसके बाद अचानक एक अधिकारी जो अपने आप को दिल्ली पुलिस का बता रहा था, जो सिविल में था, उसने आके दरवाज़ा खोला, जो मेरे घर का मेन गेट खोला, तो मुझे लगा बाहर किसी काम से जा रहा होगा। उसने जैसे गेट खोला, लगभग 14-15 लोग अंदर घुस गए और बिना मेरे से बात किए मेरा मोबाइल खींच लिया गया। मैंने जब विरोध किया, मेरे साथ हाथापाई की, पिताजी के साथ जब उन्होंने वीडियो बनाने की कोशिश की, उनके साथ हाथापाई की। तो जिस तरीके स्टेन गन लेके मेरे घर में घुस रहे हैं, मतलब मैं कोई आतंकवादी हूँ जो अब स्टेन गन लेके आ रहे हैं, और 40-50 लोग, 10 SP लेवल का अधिकारी, DSP लेवल के अधिकारी अरेस्ट करने आ रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि मतलब अरविंद केजरीवाल कितने डरे हुए थे इन चीज़ों से। और आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था उस वक्त? नहीं देखिए, मुझे तो कुछ सोचने को उस समय मौका नहीं मिला। मैंने उनसे सिर्फ एक आग्रह किया, क्योंकि हमारे जो सिख धर्म है उसमें टर्बन, या मतलब हमारे ये है कि नंगे सिर हम घर से बाहर नहीं जाते, टर्बन पहनिए, और अगर हम टर्बन नहीं पहन सके तो छोटी दस्तार होती है, उसको पहनना कम से कम ये है नेसेसरी कि हम नंगे सिर घर से बाहर नहीं जाते। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप मेरे को पगड़ी टर्बन बांध लेने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अब पटियाला जाके तुझे मोहाली जाके तुझे टर्बन पहनाएंगे, चप्पल भी नहीं पहनने दी। तो मतलब एक वो भी मैंने वीडियो रिलीज़ किया, जब मेरे को गाड़ी में 7-8 लोग उठा के फेंक रहे हैं, वो वीडियो मैंने रिलीज़ किया है, वो मेरे ट्विटर हैंडल पे है। तो जिस तरीके से उसको मतलब किया गया कि किसी आतंकवादी को गिरफ्तार किया जाता है, ये एक गलत तरीका था। आपके पास अगर उस समय वारंट तक नहीं था, उस टाइम वारंट नहीं था। वो वारंट भी अगले दिन मोहाली से जारी हुआ। इस पूरे प्रकरण में अगर हम देखें शुरुआत में, क्योंकि आप अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट को लेकर आपने कहा कि आप आहत हुए जो उन्होंने कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर दिया, लेकिन क्या आप वाकई द कश्मीर फाइल्स पर जो स्टेटमेंट दिया केजरीवाल ने उससे आहत हुए, या फिर जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा में कश्मीर फाइल फिल्म्स के पोस्टर लगाने को लेकर बीजेपी के लीडर्स पर जो एलिगेशन लगाए? नहीं, उन्होंने कहा कि आप पोस्टर लगाते हैं उसमें क्या फ़र्क है, हम दरी भी बिछाते हैं, हम झंडे भी लगाते हैं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो हैं, अगर हमें आदेश होगा तो मुझे आज कहेंगे मैं दरी भी बिछाने को तैयार हूँ, पोस्टर क्या, दरी भी बिछाऊंगा, कुर्सी भी लगाऊंगा, हाँ झंडे भी लगाऊंगा खंबे पे चढ़ के। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता, और हम ज़मीन से आए हैं, हमें कोई पोस्टर लगाने में शर्म नहीं आती, हमें झंडे लगाने में, दरी बिछाने में भी शर्म नहीं आती। वो कोई वो हमारा अपमान नहीं है, वो हमारे लिए उल्टा हमें तो गौरव की बात है कि हम ऐसे कार्यकर्ता, और हमें वो करते हैं, तब भी भारतीय जनता पार्टी हमें सम्मान देती है कि एक पोस्टर, आज अमित शाह जी गर्व से कहते हैं कि एक पोस्टर पर आने वाले कार्यकर्ता को उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, देश का गृह मंत्री बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी में पोस्टर लगाना कोई शर्म की बात नहीं, गर्व की बात है। और पोस्टर का जिक्र किया है बग्गा ने, तो बग्गा पोस्टर लगाने में तो आप बहुत ज़्यादा माहिर हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि आपका पूरा का पूरा जो आपके साथ जो लोग रहते हैं, आपकी जो यूनियन है, जो आपकी यूनिट है, वो रात को निकलती है पोस्टर्स लगाने के लिए, और सुबह हम देखते हैं तो दिल्ली में अलग अलग जगह पर अलग अलग मुद्दों पर आप जो है पोस्टर्स लगा देते हैं। मुझे याद है कि आपने अरविंद केजरीवाल को लेकर भी कई बार पोस्टर्स लगाए हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर कई बार उनको क्रिटिसाइज करते हुए आपने पोस्टर्स लगाए हैं। अभी रिसेंट भी मुझे याद है कि कई पोस्टर्स आपके द्वारा लगाए गए हैं। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि जब आपको लगता है कि किसी चीज़ को लेकर विरोध अपना दर्ज कराना है तो आप पोस्टर्स छपवा देते हैं तुरंत? नहीं, दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठी है जिसने, शीला दीक्षित जी की सब सरकार थी, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वाजपेयी की सरकार क्योंकि 98 में खत्म हो गई थी, हम उसको छोड़ देते हैं। जो शीला दीक्षित जी की सरकार थी उसका जो ऐड का बजट था 20 करोड़ का था। अरविंद केजरीवाल जी ने उस ऐड का बजट आके 500 करोड़ रुपये कर दिया। अब हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं कि हम उसके सामने 500 करोड़ की ऐड दें। तो जो हमें लगता है कि जो हम अपने साधन के अंदर, जो अपने हमारे सीमित संसाधनों के अंदर जो हम कर सकते हैं, जिससे अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो, और जिस तरीके से वो झूठ बोलते हैं, झूठ को कैसे एक्सपोज किया जा सकता है, तो उस तरीके से जो भी संसाधन हमारे पास है उससे हम करने का प्रयास करते हैं। तो आपको आपत्ति इस बात से है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो विज्ञापन पर पैसे ज़्यादा खर्च करते हैं? नहीं, ये देखो, ये मैं जो पोस्टर लगा रहा हूँ ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि 500 करोड़ का कर रहा है, क्योंकि हमारे पास ये एक तरीका है उसको एक्सपोज करने का।
और ये तो दिल्ली की जनता ने तय करना है ना कि जब ये 500 करोड़ रुपए किसका पैसा है, 500 करोड़ रुपए जनता का पैसा है। अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में नहीं आए थे तो ये क्या कहते थे, मैं बंगला नहीं लूंगा, हमारे विधायक आधी सैलरी लेंगे। आज दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा के अंदर एक संशोधन लेके आ रहे हैं, आप ले भी आए होंगे, जिसमें उस सैलरी को डबल कर दिया गया है। सैलरी तो बढ़ाई गई है। हाँ, तो अरविंद केजरीवाल जो ये कहते थे कि हम सैलरी आधी लेंगे, आज उसको डबल कर रहे हैं। महंगाई भी तो बढ़ गई है। नहीं तो वो क्यों कहते थे आधा आधा कर रहे हैं, ये तो अरविंद केजरीवाल ही कहते थे, ये भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक ने और किसी ने 2011 के बाद अब जाकर 2011 नहीं, ये बात 2013-14 की, जब पहली बार वो आए थे उन्होंने कहा था हम आधी सैलरी लेंगे। अब जाकर सैलरी बढ़ी है विधायकों की दिल्ली के अंदर। अब वो सारे भत्ते मिलाकर 90,000। देखिए मेरा ये कहना है सैलरी बढ़ाना अगर उनको लगता है ये उनका अधिकार है, बढ़ाना चाहिए, लेकिन एक चीज बताइए ना, ये बढ़ाना चाहिए, लेकिन हिपोक्रेसी तब दिखती है। आपको हिपोक्रेट नहीं होना चाहिए। आप कहते थे बंगला नहीं लेंगे, बंगला आपने लिया। आप कहते थे सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, आपने ली। तो आप सैलरी बढ़ाइए, लेकिन जो आप हिपोक्रेसी दिखाते हो, जो आप ये दिखाते हो कि नहीं मुझे तो नहीं चाहिए, लेकिन जीतने के बाद आप सब कुछ वो लेते हो। आप यही पंजाब के अंदर आप क्या कह रहे हो कि पेंशनें बंद कर दो, यहाँ तो आपने पेंशनें पिछले 7 साल में नहीं बंद की, तो आप पंजाब में तो वो पेंशन बंद करने का वो ला रहे हो, क्योंकि आपका कभी वो विधायक नहीं था वहाँ पे। तो आप कह रहे हो सारे कांग्रेस लोगों की बंद कर दो, अकालियों की बंद कर दो। मैंने देखा है वैसे तेजिंदर, आपको अरविंद केजरीवाल को लेकर कुछ ज्यादा प्यार करते हैं आप, आपके मन में उनके लिए कुछ ज्यादा प्यार नहीं, वो भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं उनको प्यार करता हूँ। क्योंकि ट्विटर पे भी कई बार आपकी जो ट्वीट्स हमने देखे हैं उसमें वो प्यार आपका नजर आया उनके लिए। नहीं, वो आपने आपको उस एफआईआर में भी तो मेरे खिलाफ प्यार नजर आया होगा, और अभी और प्यार अभी टपक रहा है। जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा पंजाब पुलिस को कि आपने जो तेजिंदर बग्गा ने बयान दिया सही है गलत, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट इट वाज जो गिवन इन दिल्ली। तो आप इस पे एफआईआर पंजाब में क्यों कर रहे हो? क्या पंजाब में इसके कारण कोई दंगा हुआ, कोई ऐसी हरकत हुई जिसके कारण आपको यहाँ पे एफआईआर कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने इस पे एसआईटी बना दिया, और 2 कंप्लेंट्स हमारे अलग अलग थानों में पंजाब में और है, जिसमें उन्होंने एक तो की है मलेरकोटला में डीडीआर काटी है, और दूसरी उन्होंने काटी है एक कोई और पुलिस स्टेशन है, तो सोहाना पुलिस स्टेशन में। वहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि वहाँ पे एक मुस्लिम युवक जा रहा था, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे क्या है, मलेरकोटला से निकल रहा था, वहाँ पे 10-12 हिंदू खड़े थे, वो नारे लगा रहे थे जिस हिंदू का खून ना खोले, खून नहीं वो पानी है। वो मुस्लिम युवक पुलिस स्टेशन आया, पुलिस तुरंत वहाँ पहुँची मौके की नजाकत को देखते हुए कि कोई दंगा ना हो जाए, और वहाँ पे सारे लोग भाग गए, लेकिन पोस्टर वहीं पे थे, उस पर तेजिंदर बग्गा का नाम लिखा था, हमने डीडीआर काट दिया, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। दूसरा सोहाना के अंदर है कि एक आगे बस अड्डे के ऊपर पोस्टर लगे हुए थे, पुलिस वहाँ पे जा रही थी, जिप्सी जा रही थी, वहाँ पोस्टर देखे, नीचे तेजिंदर बग्गा का नाम लिखा हुआ था, हमने कंप्लेन कर दी। मतलब आप देखो पंजाब के जिन इलाकों में सोहाना में आज तक जिंदगी में नहीं गया, रिकॉर्ड देख ले मेरे, मैं मलेरकोटला आज तक जिंदगी में नहीं गया, वहाँ मेरे नाम के पोस्टर लग रहे हैं, पुलिस कंप्लेन कर रही है, कंप्लेन करने वाला है, लेकिन पुलिस को देखते ही सारे के सारे लोग भाग जाते, एक भी लग जाते हैं आपके नाम के पोस्टर्स। ये तो अरविंद केजरीवाल बताएंगे ना, वही तो मैंने कहा कि जितना प्यार मैं उनको करता हूँ उतना प्यार वो मुझे भी करते हैं। वैसे बग्गा में आपका पूरा करियर अगर देखें हम जी, तो काफ़ी कंट्रोवर्सीज रही हैं। 2011 में मुझे याद है प्रशांत भूषण के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद से लेकर अब तक आपकी कंट्रोवर्सीज जो है वो एक के बाद एक बढ़ती हुई जा रही है। क्या कोई आपको बाद में कोई किताब लिखनी है? नहीं, किताब खुद लिखो तो क्या फायदा, दूसरों को आप पे लिखनी चाहिए। तो ये क्या है कि इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं, देखिए ऐसा है, उस समय आप बनकर सामने आ रहे हैं। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, धारा 370 के ऊपर मैंने प्रोटेस्ट किया, मेरा अधिकार था। जम्मू कश्मीर हाउस के बाद डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट किया, मेरे ऊपर एफआईआर कर दी गई। इंडिया में जब आपको ध्यान होगा कपिल सिब्बल उस समय टेलीकॉम मिनिस्टर थे, वो एक लॉ लाए थे ये इस पे सेंसरशिप का। मैंने कपिल सिब्बल के घर के बाहर गुलाब के फूल लेके प्रोटेस्ट किया, गेट वेल सून मामू, वाशिंगटन पोस्ट ने उसको कवर किया, उस पर मेरे पे एफआईआर हो गई। अभी थोड़े दिन पहले एफआईआर खत्म हुई है। एक एफआईआर हुई अमरनाथ यात्रा के, जब उनको ड्यूरेशन उमर अब्दुल्ला ने कम किया था, उस पे एफआईआर हो गई। तो कपिल सिब्बल के लिए आप गांधीवादी तरीके से गए या प्रोटेस्ट करने? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, हमने 5-6 बारी इस तरीके के प्रोटेस्ट किए। जब हमें लगा कि हम प्रोटेस्ट करते हैं हमारे पे एफआईआर हो जाती है, हम प्रोटेस्ट करते हैं हम पे एफआईआर हो जाती है। ठीक है, कंट्रोवर्सीज में तो आप रहे हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं दिल्ली की, दिल्ली में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर
सरकार जो है वो अरविंद केजरीवाल के पास है। एमसीडी में आपने देखा 15 साल आप ही की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही। पुलिस जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन आती है। क्या लगता नहीं आपको कि एमसीडी में स्पेशली अगर हम बात करें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी और दिल्ली सरकार के खिलाफ तो आप खुलकर मोर्चा खोलते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं एमसीडी की, पिछले 15 साल से दिल्ली के अंदर एमसीडी में आपकी पार्टी ने रूल किया, आपको लगता है कि क्या एमसीडी ने बहुत अच्छा काम किया है? हर जगह आपको साफ सफाई नज़र आती है, हर जगह आपको काम दिखाई देते हैं, अभी भी दिल्ली के अंदर जो कूड़े के पहाड़ हैं वो आपको नज़र आ ही रहे हैं। 15 साल कम टाइम तो नहीं होता? मैं तो आपको 2-3 चीज़ें कहता हूँ। केजरीवाल के भी मोहल्ला क्लिनिक है और एमसीडी के भी हॉस्पिटल्स हैं। आप अपना कैमरा लेके दोनों जगह जाइए। नहीं, बात हॉस्पिटल मैं दोनों, अगर बात होगी, बात तो हर चीज़ की होगी ना। मैं ये क्या कह रहा हूँ, अगर 10 चीज़ें होंगी तो 10 चीज़ों में हो सकता है 8 चीज़ें अच्छी होंगी, वो भी तो आपको दिखानी पड़ेंगी। हो सकता है एक चीज़ में कमी हो, उसके बारे में मैं बात करूँगा। आप दोनों के हॉस्पिटल्स में जाइए, दोनों के स्कूल्स में जाइए और वहाँ के स्टूडेंट से रिव्यू लीजिए। मैं तो ये आपको कह रहा हूँ। उसके बाद अरविंद केजरीवाल, जो इनको बजट आता था 40,000 करोड़ का, जो सरकार से बजट आता था वो बढ़ चुका है केंद्र से, उसमें एमसीडी का इनको पैसा देना होता था 1,000 करोड़ से ऊपर पैसा, जो एमसीडी मांगती रही सैलरीज के लिए। अरविंद केजरीवाल उसको बैठे रहे। आज ये यूनिफिकेशन की नौबत क्यों आई है? ये एमसीडी के तीनों मेयरों ने ये मांग की कि हमारे जो स्टाफ है वो हड़ताल पे चले जाते हैं, वो काम नहीं करते क्योंकि हम उनको सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। ये एमसीडी के हर अधिकारियों की मांग थी, कर्मचारियों की मांग थी, मेयर्स की मांग थी कि भैया इसको यूनिफाई किया जाए, अरविंद केजरीवाल को पैसा ना दिया जाए, केंद्र सरकार हमको सीधा पैसा दे ताकि हम अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पैसा दे पाए। अरविंद केजरीवाल को या किसी भी सरकार को अगर केंद्र सरकार पैसा देती है तो वहाँ निगम को पैसा डायरेक्ट नहीं दे सकती है। इसीलिए आज ये यूनिफिकेशन करना पड़ा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते थे कि दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर काम हो और वो उसका फ़ायदा ये चुनाव में उठाया जा सके। देखिए, एक चीज़ समझने वाली चीज़ है कि आपके पास अगर 15 साल तक सरकार रही एमसीडी में, तो 15 साल छोटा टाइम स्पेंड नहीं होता, बड़ा टाइम होता है। और इतने बड़े टाइम में आप अपने टारगेट सेट करते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर साफ सफाई एक ऐसा मसला रहा है जो लगातार लोगों की आंखों में खटकता है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक आम जो दिल्ली वाला है उसकी नज़र में खटकता है कि हमारी जो दिल्ली है, जो नेशनल कैपिटल है, जिसे देश का दिल कहा जाता है, वहाँ पर साफ सफाई हमें उस तरीके से देखने के लिए नहीं। मैंने तो आपको बताया ना कि किस प्रकार से अगर आपका जो बजट ही है। अच्छा, आज अरविंद केजरीवाल को केंद्र सरकार बजट देना बंद कर दे तो क्या केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक खोल लेंगे? अगर आज केंद्र सरकार पैसा देना बंद करते तो क्या वो स्कूलों में कमरे बना लेंगे जो बना रहे हैं? जब आपका 80% बजट ही कोई सरकार रोक ले इस बदनीति के साथ कि इसको हमने फेलियर करना है, तो आप कोई भी पार्टी हो, कोई भी आप कैसे उसको चला सकती है? अच्छा, मुझे आप आज ये बात कही जी, स्कूल्स को लेकर आपने बात कही। कुछ वक्त पहले आपको शायद याद होगा, एक खबर आई थी भजनपुरा के एमसीडी स्कूल से जी। वहाँ पर एक युवक जो स्कूल के अंदर घुस जाता है और वहाँ पर जो बच्चियाँ होती हैं उनके सामने वो अपने कपड़े तक निकाल देता है। शोषण होता है बच्चियों का वहाँ पर। वो एमसीडी का स्कूल था, उसके ऊपर एफआईआर हुई, उसको गिरफ्तार किया गया और आज भी वो जेल में है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है नहीं, इस प्रकार की सिक्योरिटी लैब्स, इस तरह की घटना एक स्कूल के अंदर, बच्चे स्कूल में सेफ नहीं है। इस प्रकार की घटना कहीं भी हो, दिल्ली की पुलिस ने उस पर कार्रवाई की और इस प्रकार आयोग ने उस पर संज्ञान लिया और एक लिस्ट बनाई दिल्ली के स्कूल्स को लेकर कि कितने स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा है, कितने स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। एमसीडी के ज़्यादातर स्कूल्स में पाया गया कि वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है। मैं आपको लेके चलता हूं, आप मेरे साथ चलिए, आपको हर स्कूल के अंदर सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा। आज आप कह रहे हैं बात कि एमसीडी मैं आपको लेके चलता हूं। एमसीडी के हर स्कूल में बिल्कुल मैं आपको लेके चलता हूं। आप जब भी गए, ये बड़ा दावा आप कर रहे हैं कि एमसीडी के सभी स्कूल्स में अब सिक्योरिटी गार्ड्स की मौजूदगी है। चलिए ठीक है, दिल्ली में क्योंकि हम एमसीडी की बात कर रहे हैं और एमसीडी का यूनिफिकेशन के बारे में आपने बात की, अब बात करेंगे कि एमसीडी के चुनाव आखिर कब होने वाले हैं, क्योंकि एमसीडी के चुनाव की डेट अनाउंस होने वाली थी और उसी दिन केंद्र से एक प्रस्ताव जो है वो चुनाव आयोग के पास पहुंच जाता है कि हम जो एमसीडी 3 हिस्सों में बटी हुई है
उसे यूनिफाई करने वाले हैं। इसको लेकर बहुत सारे एलिगेशन जो है वो कांग्रेस ने भी लगाए और आम आदमी पार्टी ने भी लगाए। आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी जो है वो हार के डर से पीछे हट रही है और इसीलिए चुनाव टाले जा रहे हैं। नहीं, यूनिफिकेशन की बात पहली बार तो ऐसा नहीं है कि उससे पहले कोई बात नहीं थी। ये तो सारे न्यूज़ चैनल चला रहे थे कि एमसीडी का यूनिफिकेशन हो सकता है। ब्यूरो ने रिटर्न के अंदर दिया था, आज नहीं 6 महीने पहले दिया था। लेकिन जिस दिन डेट अनाउंस होने वाली थी अगर क्योंकि वो जरूरी इसलिए था, यूनिफिकेशन तभी हो सकता। यूनिफिकेशन का मतलब है आपकी निगम को आप भंग कर देंगे, आपके जितने मेयर हैं उनकी पावर खत्म हो जाएगी, जिनके निगम है उनकी पावर खत्म हो जाएगी। अगर ये 6 महीने पहले लेते तो कोई भी पार्षद, क्या आम आदमी पार्टी के जीते हुए पार्षद, कांग्रेस के पार्षद तैयार हो जाते कि हम 5 साल के लिए जीते हुए, आपने 4 साल में हमारी पावर को भंग कर दिया? तो कोई भी पार्षद उसके लिए तैयार नहीं था। उसके लिए जरूरी था कि उनका जो 5 साल का टर्म है वो खत्म हो, उसके बाद उसको यूनिफिकेशन किया जाए। और ये सिर्फ यहाँ का उदाहरण नहीं है, आप किसी भी जगह का यूनिफिकेशन हो वो तभी किया जाता है। आपको 5 साल के लिए जनता ने वोट दिया, क्या कोई पार्षद उसको चैलेंज कर देगा कोर्ट में कि भैया आप 4 साल में कैसे यूनिफिकेशन कर रहे हो? तो वो तो उसका टर्म तो खत्म होने दिया जाएगा, तभी यूनिफिकेशन हो सकता है। लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि 15 साल आपके पास थे और उस दौरान आपके पास पूरा टाइम था यूनिफिकेशन करने का। नहीं, 15 साल नहीं थे, 7 साल थे, क्योंकि केंद्र सरकार तो हमारी 2014 से है ना, और 2014 के बाद ही केजरीवाल जी की यहाँ सरकार है। 2014 के बाद ही समस्या चालू, आपको टाइम नहीं मिला 2014 उसके बाद तो आपने फंड रोकने चालू किए ना। पहले 1 साल आपकी राष्ट्रपति शासन थी, 16 में दोबारा सरकार आई और 16 के बाद ये टर्म खत्म हो रहा है। तो आपने उस फंड को जब रोकना बदनीति के साथ चालू किया तो उसके बाद केंद्र सरकार ने कहा कि हम इसको अपना यूनिफाई करेंगे और सीधा फंड दिल्ली सरकार को देंगे। तो अब आप ये कह रहे हैं कि यूनिफिकेशन के बाद दिल्ली की जो एमसीडी होगी उसमें किसी भी तरह की कोई भी वित्तीय दिक्कत नहीं होगी? निश्चित रूप से, क्योंकि ऐसा भी था, उसमें 2-3 कारण थे। एक तो ये था कि साउथ दिल्ली एमसीडी के पास ऐसे फंड ज्यादा आता था, इसलिए एमसीडी ऐसा था कि जिनके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे। तो एक तो ये तीनों किए जाएंगे ताकि सामान्य रूप से किसी के पास ऐसा ना हो कि किसी के पास पैसा ना और किसी के पास एक्स्ट्रा हो। और दूसरी चीज़ ये है कि जो केंद्र सरकार एमसीडी का फंड जो केजरीवाल के द्वारा देती थी वो सीधा इनके केंद्र सरकार एमसीडी को देगी, ताकि इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी। ठीक है। तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा, आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं भी पता है। पॉलिटिकल व्यूज़ आप हमेशा एक्सप्रेस करते रहते हैं और बहुत ही ओपनली करते हैं, ट्विटर के ज़रिए भी करते हैं, पोस्टर्स लगाकर भी करते हैं, और अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग स्ट्रैटेजी आप बनाते हैं अपनी बात रखने की। मुझे याद है दिल्ली के अंदर जब वाटर लॉगिंग का इशू हुआ था तो आप नाव लेकर आ गए थे, वो क्या था? नहीं, देखिए ऐसा है कि ऑपोजिशन का काम होता है सरकार को एक्सपोज करना, और केजरीवाल के खिलाफ मुझे लगा कि ये अच्छा तरीका है कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर पीडब्ल्यूडी है बिल्कुल फेलियर साबित हुई है नालों को साफ़ करने में, और इसको एक्सपोज करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल पूरे देश में जाके दिल्ली मॉडल के नाम पे वोट मांगते हैं, केजरीवाल के दिल्ली मॉडल के नाम पे। तो केजरीवाल का आखिर दिल्ली मॉडल क्या है जो एक बारिश के बाद पूरी दिल्ली बह जाती है? मुझे लगा कि देश को दिखाना चाहिए, इसलिए मैंने वो नाम मंगाई और उसको काफ़ी, मतलब ये लगा लो कि वो ट्विटर पे चलने वाला उस साल का वन ऑफ द 3 बेस्ट वीडियोस में से, मतलब उसमें आप ये लगा लो 10 मिलियन व्यूज़ आए। बिल्कुल, तो मैं यही जानना चाहती थी कि आपको एज पॉलिटिकल लीडर, एज एक्टिविस्ट लोग जानते हैं, लेकिन ये जो दिमाग में आपके क्रिएटिव थॉट्स आते हैं कि किस तरह से किसी पॉलिटिशियन के अगेंस्ट आपको अगर अपनी विरोध दर्ज कराना है, अपनी बात रखनी है, तो उसके खिलाफ इस तरह की कहीं बोर्ड लेकर आना, कहीं पर पोस्टर लगा देना, कहीं पर किसी तरह का मार्च निकाल लेना, ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि जैसे जैसे राजनीति बदल रही है, क्योंकि देखो आपके मोदी जी कहते हैं देश में जो आधी 50% से ज़्यादा आबादी वो 35 साल से कम की है। अब आप हर चीज़ पे धरना प्रदर्शन लेके किसी के घर के बाहर पहुंच जाओगे, रोड को जाम करोगे, तो हो सकता है बहुत से लोग पसंद भी नहीं करेंगे। प्रदर्शन का जरिया क्या होता है, प्रदर्शन का कारण क्या होता है कि सामने की पार्टी को एक्सपोज करना और जनता में उस मुद्दे को बनाना, यही तो कारण होता है ना कि ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बने। तो जरूरी थोड़ी उसके लिए धरना प्रदर्शन नहीं करना। मुझे लगता है कि जो भी तरीका, जैसे आपको ध्यान होगा एक बारी, मतलब केजरीवाल ने कहा कि अगर एमसीडी का जो पिछला चुनाव था कि अगर हम एमसीडी में ना जीते तो ईंट से ईंट बजा देंगे, आपको ध्यान होगा। तो मैंने उनको फिर जब हमारा रिजल्ट आया हम जीते, मैंने 2 ईंटें भेज दी उनको, मैंने कहा आप ईंट से ईंट बजाओ। तो कहने का मतलब ये है कि आपका तरीका अगर यूनिक होता है तो वो ज़्यादा वायरल होता है। तो आप यूनिक आइडियाज ढूंढते हो कि किस तरह से एक यूनिक आइडिया के साथ अपने विरोधियों देखो पर आपने युवाओं में बात भी पहुंचानी है, मुद्दा ही बनाना है। तो युवाओं को क्या पसंद है? युवाओं को कुछ नई चीज़ पसंद है। जब आप नए तरीके से युवाओं के बीच जाओगे
तो आपकी चीज़ को पसंद किया जाएगा। अब जैसे वो बोट वाला आपने बताया, उस पर कम से कम नहीं तो मुझे 50 मीम्स आ गए कि देखिए मीम्स बन रहे हैं उस पर। मैंने कहा ठीक है। तो अब तेजिंदर पाल सिंह बग्गा क्या देख रहे हैं बीजेपी के अंदर, क्योंकि यूथ विंग के नेशनल सेक्रेटरी हैं आप जी, अब आने वाले वक्त में हम तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को कैसे देखेंगे? ये देखो, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति कार्यकर्ता ये डिसाइड नहीं करता कि मैं क्या करूंगा, पार्टी तय लेकिन खुद करती की है। एस्पिरेशंस तो होती नहीं, है, ऐसी कोई एस्पिरेशंस चुनाव नहीं लड़ना है। है। नहीं, चुनाव तो मैं लड़ चुका हूँ ऑलरेडी, और जो भी पार्टी अगर दोबारा तय करेगी तो लड़ूंगा। नहीं आपने देखा होगा महाराष्ट्र में उदाहरण, जो व्यक्ति कल तक चीफ मिनिस्टर था, वो चाहता चीफ मिनिस्टर बन सकता था, पार्टी ने आदेश दिया नहीं आप डिप्टी सीएम बनेंगे, वो बन गए। तो हमारे यहाँ कोई ऐसा एस्पिरेशन वाला चीज़ नहीं होता, जो संगठन तय करता है वही होता है, वो कार्यकर्ता के रूप में। मैंने क्या बोला, अरविंद केजरीवाल तो हमें ऐसे कहते हैं यार ये पोस्टर लगा लो तुम। पोस्टर लगाना हमारे लिए गर्व की बात है। अगर आज मेरे नेता मुझे फ़ोन करके बोलेंगे कि भैया ये बीजेपी का पोस्टर है, तुमने दिल्ली में लगाना, मैं जाके लगाऊंगा। वो कहेंगे दरी जाके बिछाओ, मैं बिछाऊंगा। तो हमारे एस्पिरेशन वाला कोई वो नहीं होता, जो पार्टी आदेश देती है वो कार्यकर्ता करता है। चलिए, अब तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने इतनी लंबी चौड़ी बातचीत की है, अपने तमाम पहलुओं पर बातचीत की है। अब इनके साथ करते हैं एक रैपिड फायर राउंड। तो मैं आपको एक वर्ड दूंगी और उस पर आपको एक ही वर्ड में आंसर करना है। Okay. मैं किसी पर्सनालिटी का नाम लूंगी और आपको जो भी मन में उनके लिए पहला थॉट आए वो आपको बताना है। एक ही वर्ड में कोशिश कीजिएगा कि आप आंसर करें, ठीक है? नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपुरुष। राहुल गांधी, वो बेचारे खुद ढूंढ रहे हैं कि क्या उन्हें करना है। फिर भी एक वर्ड दीजिए उनके लिए। पप्पू। अरविंद केजरीवाल, गिरगिट। अमित शाह, चाणक्य। अजीत डोभाल, जेम्स बॉन्ड। प्रियंका गांधी, डम्बो। योगी आदित्यनाथ हिंदू हृदय सम्राट। और तेजिंदर पाल सिंह बग्गा कार्यकर्ता। चलिए, तो अपने आप को कार्यकर्ता कहते हैं और कहते हैं कि अगर पार्टी कहेगी कि पोस्टर लगाना है या दरी बिछानी है तो उससे भी परहेज नहीं करते हैं। तो अभी तो फिलहाल कह रहे हैं कि जो भी पार्टी का आदेश होगा वही हमारे लिए सामान्य होगा। आने वाले दिनों में कुछ और पोस्टर्स लगाते हुए शायद नजर आएंगे तेजिंदर पाल सिंह बग्गा। यही इनकी स्ट्रैटेजी है अपने विरोधियों को घेरने की। दिल्ली तक को समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तेजिंदर। थैंक यू।